कभी कभी हमारे पास पोस्ट एक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी एक्ट के रिगार्डिंग हमारे पास उसका हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हमें पता नहीं रहता है कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या है और वो उसका बेसिस क्या क्या है। तो जनरली आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 से ये एक्ट इनैक्ट हुआ है। लेकिन आप लोग ये जानते होंगे कि विसाखा जजमेंट जो है ये एक्ट का मेन बेसिस है। दैट्स मीन्स द विसाखा जजमेंट एक्ट। किन्हीं का चैट में कुछ आ रहा है, प्लीज वन सेकेंड, प्लीज वन सेकेंड। ओके ओके, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, the basis of this act is article 14, 19 and 21 and 15. Means you can say the constitutional pillar of this act is article 14, 19 and article 21. And the main case studies, the main case study of this act is that Visakha judgment. Visakha judgment. You all of you know the what is Visakha judgment and what is Visakha versus state of Rajasthan case. If anyone know, then please share your knowledge and please share your case studies. Please, anyone know? Please. We have a co-speaker, Gauri Sharma. I want to request Gauri Sharma, please elaborate the Visakha judgment. Please, Gauri Sharma. Gauri ji, please elaborate the Visakha judgment case. Hello. Please, Gauri ji, elaborate the Visakha judgment case. Just a minute, sir. Please, it's the request. Please mute your mic. Please, Gauri ji, elaborate the Visakha judgment case. So can I start with the introduction of this? Yeah. If you can clear out the Visakha judgment, I'll start. Yes. Bikram Rathod. One second. One message from a Bikram Rathod. Bhavri Devi case. Dear Bhavri Devi is a victim of this case, and Visakha is a NGO which filed a case in a Rajasthan High Court. Means Visakha judgment case is related to Bhavri Devi case. Please, Gauri ji, please elaborate. Please start. So in this Visakha judgment, a woman aggrieved by any act of sexual assault or harassment had to approach law enforcement authorities under the Indian Penal Code, which is specified under section 354 and 509. And in the guidelines laid down by the Apex Code, known as the Visakha guidelines, were the culmination of a long fight for the justice by a gang rape victim, Bhavri Devi. Yeah. She was a social worker for women development program in Indian state of Rajasthan. And she was brutally raped in 1992 when she opposed a child marriage in her village. This is a Visakha judgment. Yes, Priyanka, any doubt? Hello. Any doubt, Priyanka ji? जनरली क्या हुआ था कि एक भवरी देवी थी, वो कोल्ड स्टोरेज में काम करती थी और उसका जब वो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग अपनी आवाज उठाई तो उसका एक ब्रूटल रेप हो गया। देन आफ्टर दैट विशाखा नाम का एक एनजीओ ने सितंबर 1992 में केस फाइल किया हाई कोर्ट में। देन आफ्टर दैट हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया विशाखा के लिए और उन्होंने एक गाइडलाइंस तय किया। देन आफ्टर दैट उसके लिए देन स्टेट ऑफ राजस्थान ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में फिर से विशाखा के रिलेटेड केस दिया। विशाखा के फेवर में डिग्री देते हुए उन्होंने कुछ जजमेंट फाइल किया। दैट्स सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने एक डिफिनीशन बताया जिसमें उन्होंने 4 पैरामीटर सेक्सुअल हरासमेंट का बताया था। दैट्स फर्स्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, a demand or request for a sexual favors and showing pornography or any other unwelcome physical behavior। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्ट एक्ट का जो बेस है, बेस सेक्सुअलिटीज, मतलब सेक्सुअलिटी किसको बोलेंगे, कहां बोलेंगे और क्या बोलेंगे,
उन्होंने 4 पैरामीटर डिसाइड किया था सेक्सुअलिटी का, कि सेक्सुअलिटी ऑफेंस किसको बोला जाएगा, जिसपे ये बेस है। लेकिन आप लोगों को पता होगा या नहीं कि 1993 से ही सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में इसके लिए कमिटमेंट भी किया था। 25 1993 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक एलिमिनेटिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन रिगार्डिंग प्रोटेक्शन में कॉन्फ्रेंस में कमिटमेंट किया था कि जो वुमेन का जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसके लिए उनको क्या क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आर्टिकल 14, 15, 19(1)(g) और 21 जो है इस एक्ट का बेस है, जो ये बताता है कि सेफियर इन्वायरमेंट कोई भी वर्किंग कराना चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट लाइफ और लिबर्टीज विथ अ डिग्निटी, हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने जीने का अधिकार दिया है और ये एक्ट हमें वो इनेक्टेड करके हमारे पास वो राइट देता है। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड में तो प्लीज प्लीज आस्क मी। हेलो सर, मुझे एक डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। विशाखा विशाखा गाइडलाइन जब दर्ज की थी उन्होंने मतलब एक एनजीओ का सहारा लिया था ना, क्या और चीज का? उन्होंने कैसा अपील किया मतलब कोर्ट पे, ये जरा विशाखा गाइडलाइंस मुझे जरा मैंने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने दर्ज कैसा किया अपील कोर्ट में या कैसा कैसे उनकी तरफ पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल दायर किया था उन्होंने। हाँ यस, लेकिन उन्होंने किधर मतलब हाई कोर्ट पे दर्ज किया था या किधर? उन्होंने डायरेक्टली एक तो पहले उन्होंने एक लिटिगेशन फाइल किया, नॉर्मल लिटिगेशन ये हाई कोर्ट में किया। देन आफ्टर दैट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था। पीआईएल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। और जनरल केस जो था, कोई भी किसी भी केस का जुरिडिक्शन होता है, किसी भी केस का जुरिडिक्शन होता है कि वो कहाँ पे होगा। अगर भवरी देवी का केस बोले तो भवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, भवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस राजस्थान के हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करके हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए, सेक्शन आर्टिकल 226। और लेकिन देन आफ्टर दैट विशाखा का बोले तो विशाखा एनजीओ ने पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। May I chip in, sir, for a minute here? या देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सर्वतोपरि ही रहता है, इसके बारे में कोई इश्यू नहीं है, एंड बाय एंड लार्ज इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने खास करके ये कहा था कि वर्क प्लेस पर स्त्रियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए। पहले ये होता था अगर कोई छेड़खानी होती है या इस तरह की कोई वारदात होती है तो लेडी को या तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी पड़ती थी या फिर डोमेस्टिक इंक्वायरी के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसने ये काम किया है सजा मिलती थी, which was a very very vague provision. So Supreme Court came down very heavily that there is no protection available to women at workplace. So there should be a specific act, specific provision. But it is very very unfortunate that in spite of all the commitments from 1997, Government of India took 2013 to enact this particular act. So we make a lot of commitments, Geneva Convention and so many other things, but our deeds are very different. We are sluggish in implementing anything. So in 1997 itself, Vishakha guidelines became compulsory for all the organizations to protect the women. But in 1999 case, the Appraisal Export Promotion Council versus the Equi Chopra case, the Supreme Court create a invaluable comment towards a society. That's they not define what is a sexual harassment. In Appraisal Export Promotion Council versus A.K. Chopra, again Supreme Court give a judgment regarding the sexual harassing. In 1990 Supreme Court case number 759. Bisakha judgment means we can say the Bisakha judgment or judgment is incomplete because they not define the unwanted behavior, unwelcome behavior, and totally you can say what is a sexual harassment and how we can say this is a sexual harassment or this is not a sexual harassment. Well, I do agree with you, sir. My point of contention is Supreme Court is not the law-making body. Why do they have to come forward and say that you please make a law
which will protect women at workplace. This was the first judgment in 1997, maybe incomplete, because it is not the job of the Supreme Court to conduct this or have this kind of legislation. Government took 20 years, No, you 16 years cannot to say come out with an act. 20 years in 16. 2000s. No, you 97 to cannot. 13, that is 16 years. To enactment this act, na. But in 2007, they placed a bill in a Lok Sabha or a Raj Sabha. In 2007, that's a protection of women against sexual harassment at workplace bill 2007. Or then after that, 2007, December 2010, they introduced this bill in a Lok Sabha. True. But Then nothing much after happened. that, they create a Oscar Fernandez standing committee on 30 December 2010. तो मीन्स यू कैन से कि हमारा जो गवर्नमेंट है ना हमेशा तब जगता है जब सुप्रीम कोर्ट उस पर एक क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट करती है, क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट करती है। 1992 में विशाखा जजमेंट होने के बाद फिर से एक केस आया और वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास। आप देखिए ना, दिल्ली का अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस इको चोपड़ा एक लीडिंग केस है। विशाखा जजमेंट के बाद एक लीडिंग केस है 1999 का, सुप्रीम कोर्ट का 759 केस नंबर्स लीडिंग केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फिर से बताना पड़ा कि अनवेलकम और अनवेलकम जेस्चर्स क्या होता है। आप जनरली एक मैं कंपनी के एचआर मैनेजर से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि सर इस तरह तो होगा तो हमारे बॉस, हम किसी को डांटेंगे किसी वुमेन को, वो बॉस बोलेगी कि बॉस को सबक सिखाना है, चलो उस पे केस फाइल कर दो या उस पे सेक्सुअल ऑफेंस का ये कर दो। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरामीटर को देखते हुए उन्होंने एक नेचर भी डिसाइड किया वेलकम एंड अनवेलकम जेस्चर का, कि उनका नेचर क्या क्या हो सकता है, कि उसका बेसिस क्या क्या बना जा सकता है। और आप अगर देखें तो इंटरनल कंट्रोल कमिटी जो बनती है या लोकल कंप्लेंट कमिटी जो बनती है, तो उसमें एक लॉ ऑफिसर जो होता है, एक लॉ ऑफिसर को हायर किया जाता है ताकि वो वेलकम एंड अनवेलकम जेस्चर्स का नेचर को देख सके और उसका लीगल जो कॉर्नर होता है ना उसको देखकर वो जजमेंट दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने लेडीज को एक प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर ही प्रोवाइड किया है। आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के अंदर ही एक रिड्रेसल सिस्टम है जो आपको न्याय दिला सकती है, एटलीस्ट कोशिश कर सकती है। दिस वाज द बेसिस ऑफ, देखिए पुलिस रिपोर्ट जो है, अभी भी पुलिस रिपोर्ट है, अगर पुलिस रिपोर्ट अगर आप करना चाहे तो कमिटी को, अगर आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप 7 दिन के अंदर पुलिस कमिटी उसको फाइल कर सकती है आईपीसी के अकॉर्डिंग। पुलिस रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट हट गया है, नहीं तो नहीं, मैंने कब कहा पुलिस रिपोर्ट हटा ही नहीं है। इट इज ऑलवेज पैरेलल थिंग अवेलेबल टू यू। सॉरी टू इंटरप्ट सर, इट विल बी बेटर इफ यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Now what has happened is there was one comment stating that speak in Hindi, so one from you can mix in both Hindi and English. We'll speak in English. Okay, no issue. Anyway, we'll proceed with the act. Sorry. Sure. Okay. Then thank you Abhijit for interaction, for a healthy interaction. Means the focus of this act is based on three parameters, that is the prohibition, prevention and redressal. Means this act prohibits the sexual offense, this act prevents the sexual offense from your employers or your boss, from your colleague, and this act also have a redressal mechanism to sort out the problems. Means focus of this act, that the prohibition, prevention and redressal, and this act is applicable to whole of India and in every organization who has more than 10 employees. मतलब कि ये एक्ट जो है 3 पैरामीटर पे डिसाइड होता है। एक प्रोहिबिशन मतलब बाध्य है, प्रिवेंटेशन मुझे बचाना भी है, और रेड्रेसल अगर कोई सॉर्ट आउट प्रॉब्लम हो गया है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। मींस दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु हैज मोर देन 10 एम्प्लॉयज, जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे वहां पे आपको ये एक्ट को एप्लीकेबल करना है। देन आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, हु इज डीम्ड टू बी एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन कौन कहलाएगा? क्या एग्रीव्ड वुमेन का कोई डिफिनीशन है क्या, या एग्रीव्ड वुमेन किसी को भी हम बोल देंगे? एग्रीव्ड वुमेन का डिफिनीशन है, अगर आप सेक्शन 2 में इस डिफिनीशन को जाए तो देन आफ्टर दैट एग्रीव्ड वुमेन का ये डिफिनीशन हो जाता है कि एवरी वुमेन वर्किंग इन इट फॉल अंडर इट्स प्रीव्यू एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन and it's not depend on age, be a public or private employment, or have a client, or visiting school, college or hospital, or recruiters in the hospitals,
or a domestic workers. Then after that we have a question, which is deemed to be a domestic worker, and what do you understand with the term domestic workers? Then section 2 also defines the domestic workers. That's a woman who is implied to be household, works in a household for remuneration. मतलब आपके घर में भी अगर कोई काम कर रही है तो वो भी इस एक्ट में कवर अप होंगे, but does not include any member of family of the employers. Means अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके मेंबर कहीं पे आप किसी एम्प्लॉयड कर लिए हो, मान लो आप ड्राइवर फीमेल मेंबर को एम्प्लॉयड किए हो, देन आफ्टर दैट उसे आप अब्यूज करते हो या उसे सेक्सुअल हरासमेंट करते हो, देन आफ्टर दैट वो इसमें कवर अप नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स में स्पेशली एक्सक्लूड है मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एम्प्लॉयर्स। किसी को कोई डाउट तो प्लीज, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज। हेलो, मेरा नाम कृणाल है सर। मुझे हाँ प्लीज प्लीज। ओके, सो सर ये पीओएसएच की जो पॉलिसी है वो बस वुमन एम्प्लॉयज पे ही एप्लीकेबल है? इनके ऐसे भी तो ये हो सकते हैं इंसिडेंट्स कि भाई मैन सेक्सुअली हैरेस हुआ हो या फिर किसी भी तरीके से, तो ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, उन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये स्पेशली वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए देने के लिए बना है पोस्ट एक्ट, स्पेशलाइज्ड वुमन। तो विशाखा जजमेंट के बारे में मेरा ये है सर कि in case she was a social worker, right? So no, हाँ, भवरी देवी is social worker. I'm sorry, she was a social worker और उनके behalf में कोई एनजीओ था, उसने सेक्सुअल हरासमेंट फाइल किया था, राइट? ओके, तो ये वर्क प्लेस में कैसे आ सकता है सर? सोशल वर्कर हम ये सपोज कर लेते हैं वो तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं if they are serving सर आपने, हाँ बोलिए। should I, सर ये आपने केस पढ़ा है क्या? जी, भवरी देवी was working with government of Rajasthan. ओके, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो जुड़ी हुई थी भवरी देवी। तो उनका कहना ऐसा है, सी व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस एक्ट। आप ये एक्ट अगर पढ़ेंगे ना, आप इसका बेयर एक्ट एक बार खरीदिए, उसमें क्या लिखा है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एंड एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। और यही इसका मतलब है सड़क चलते किसी लड़की के साथ ऐसा हो गया तो ये पॉश में नहीं आएगा, ये तभी होगा जब लड़की काम पर है, कहीं लेडी काम पर है। वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, स्पेशली वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया है। वर्क प्लेस किसको किसको बोलेंगे, तो आप ये नहीं है कि आप कहीं भी किसी को भी बोल दिए। आपके वर्क प्लेस में अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, देन आफ्टर दैट आप आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क प्लेस में आप नोशनल एक्सटेंशन को भी जोड़ लीजिएगा। कुणाल जी, अगर आप देख रहे हैं वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस में नोशनल एक्सटेंशन का जो थ्योरी है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, जो हम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में पढ़ते हैं, नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी, वो भी आप जोड़ लीजिएगा कि वो भी वर्क प्लेस में डीम्ड होगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे वर्क प्लेस में, देन आफ्टर दैट हम वो डिस्कस करेंगे कि नोशनल थ्योरी उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा। आई एम राइट ना अभय जी? एब्सोल्युटली राइट। Then aggrieved woman means मैंने बताया कि every woman working in it fall under its purview, not dependent on age, and be in a public or private employment or have a client, visiting school, college or hospital, or recruiter in a hospital, or domestic workers. Then after that we have a question, who is the employer and who is deemed to be employers? Means person responsible for the management, supervision or control of a workplace is deemed to be a employers, or any